हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू इन्वेस्टमेंट अकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज अनुष मोकाशन। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम एक एक्सरसाइज करने वाले हैं जहां पे हम ऐसी कंपनीज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने लास्ट 10 क्वार्टर्स से लगातार मोर देन 20% का रेवेन्यू ग्रोथ करा है, राइट। तो ऐसी कंपनीज़ के बारे में हम डिस्कस भी करेंगे आगे, या ये कंपनी के बारे में क्या गाइडेंस है, मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रही है, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो आई हैव निशिद, यश एंड श्रुति विथ मी फॉर दिस डिस्कशन। बट बिफोर आई गो अहेड इनटू दिस वीडियो, तो आपको बताना चाहता हूँ कि यज्ञा इज ऑफरिंग 60% डिस्काउंट ऑन देयर प्रोडक्ट्स, दैट इज स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर, मॉडल पोर्टफोलियोज। आपको यूज़ करना है कूपन कोड रेड, दैट इज RED, एंड आपको ये 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आई होप इस ऑफर का लाभ आप ज़रूर उठाओगे दोस्तों। तो अब मैं आपको हमारे जो यज्ञा का ट्रैकर है, रिजल्ट ट्रैकर जो हम यूज़ करते हैं इंटरनली, वहाँ पे लेके जाता हूँ। वहाँ पे हम लाइव फिल्टर्स लगाएंगे, ऐसी कौन सी कंपनीज आती है तो वो फिल्टर आउट करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द डिस्कशन। लेट्स बिगिन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑन द स्क्रीन, ये हमारा इंटरनल एक यज्ञा का ट्रैकर है। सो दिस इज़ लाइक देयर आर 800+ कंपनीज इनटू दिस। तो हम जाएंगे सीधा क्वार्टरली रेवेन्यू ग्रोथ पे, वन बाय वन यहाँ पे फिल्टर्स लगाएंगे कि the growth should be more than 20% for Q4 then Q3। so ये होते हैं हमारे 10 क्वार्टर्स, राइट, फ्रॉम Q3 FY24 से लेके Q4 FY26 तक। तो यहाँ पे ये सारी कंपनीज हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली मोर देन 20% का रेवेन्यू ग्रोथ दिया है फॉर द लास्ट 10 क्वार्टर्स, राइट। तो अब इसके बेसिस पे हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हमारा। सो आई हैव निशिद, श्रुति एंड यश विथ मी फॉर दिस डिस्कशन। तो हमने इस जो कंपनीज है इसको थोड़ा इसमें बाइफरकेट किया है इन द थीम्स पार्ट। तो पहली थीम से स्टार्ट करेंगे। पहली थीम है द गोल्ड सुपर साइकिल, राइट। तो वी नो कि गोल्ड तो लाइक 2025 में मोर देन डबल, तो ऑलमोस्ट मोर देन डबल हो चुका है। तो इसके बेसिस पे कौन सी कंपनीज है, तो वी हैव बकेटेड देम इनटू दिस सुपर साइकिल। तो पहली कंपनी है मुथूट फाइनेंस, देन कैप्री ग्लोबल, CSB बैंक, देन कल्याण ज्वेलर्स एंड स्काई गोल्ड डायमंड्स, राइट। तो मुथूट फाइनेंस, कैप्री ग्लोबल एंड CSB बैंक जो है तो वो तो लाइक गोल्ड लेंडिंग की वजह से एंड MSME लेंडिंग की वजह से बढ़ रही है। देन उसके बाद कल्याण ज्वेलर्स के अगर हम आए तो कल्याण ज्वेलर्स इज प्राइमरली अगेन ग्रोइंग बिकॉज ऑफ सम वैल्यू ग्रोथ। तो गोल्ड इससे ही आ रही है, क्या कहते हैं? राइट। तो अगर कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो जब से उन्होंने एसेट लाइट मॉडल जो है फोको मॉडल पे शिफ्ट किया है, तब से कंटिन्यूसली ग्रोथ भी आते जा रही है उनकी। ऑलमोस्ट 30% प्लस से उनकी ग्रोथ भी आ रही है। उसके अलावा अगर हम रिसेंटली ग्रोथ अगर देखें तो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ी है, जिसमें ऑब्वियसली जो गोल्ड प्राइजेस बढ़े हैं उसकी वजह से उसका भी एक इफ़ेक्ट रहा है। आगे जाते हुए भी आई थिंक उनके जो स्टोर एक्सपेंशन प्लान्स वगैरह है तो दैट आर ऑल्सो क्वाइट स्ट्रॉन्ग। उसके अलावा मार्जिन्स भी है वो काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव हुए। बट उसके कुछ हेडविंड्स भी रहे हैं ये सेक्टर में, कि कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पे जो डिमांड है वो गोल्ड प्राइजेस की वजह से थोड़ी बहुत सॉफ्टन हुई है। उसके अलावा जो रिसेंटली अभी मई में जो इंपोर्ट ड्यूटी कट्स हुए हैं उसकी वजह से ऐसा एक्सपेक्टेड है कि जो नियर टर्म डिमांड रहने वाली है वो थोड़ी सी सॉफ्टन हो सकती है। हालांकि जो अभी Q1 में कुछ लोगों ने ग्राउंड चेक किया तो उसमें पता चला है कि हालांकि मई में थोड़ा सा डिमांड सॉफ्टन हुई है, बट अगेन इन जून द डिमांड हैज़ अगेन पिक्ड अप एंड एक्सपेक्टेड है कि आगे भी जाके ऑब्वियसली ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। बट यहाँ पे एक चीज़ है कि जो फ्लेवर है ये पूरे सेगमेंट का, दैट हैज़ नॉट बीन सो गुड। अगर हम कल्याण का भी देखें तो ऑलमोस्ट 100 PE पे था स्टॉक, अब ऑलमोस्ट 25-28 PE पे आ गया है। तो सेगमेंट इज नॉट इन फ्लेवर दैट मच अभी अगर हम देखें तो। प्लस अब फंडामेंटली भी अगर हम देखें तो स्टोर तो एडिशन हो ही रहा है, 84 स्टोर्स तो उन्होंने गाइडेंस दे ही दिया है। इट्स जस्ट कि थोड़ा आउट ऑफ फेवर चल रहा है सेक्टर। तो देखते हैं अगर फेस्टिव डिमांड में, फेस्टिव सीजन में कुछ और मोमेंटम आता है तो देन दैट माइट बी वन ऑफ द थिंग विच यू कैन कीप ऑन योर रेडार। देन स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स, ये एक अनदर गोल्ड मतलब B2B ये प्ले है सारा गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का। तो इस कंपनी ने क्या गाइडेंस दिया एंड व्हाट दिस कंपनी? तो स्काई गोल्ड बेसिकली B2B मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो कि रिटेल ज्वेलरी ब्रांड्स है जैसे कि कल्याण है, सेनको है, PN गाडगिल, इनके लिए। बट यहाँ पे ग्रोथ तो काफ़ी टाइम से आ रही है, बट मार्केट वॉज नॉट लाइकिंग द फैक्ट कि यहाँ पे जो मेन बार्गेनिंग पावर है वो रिटेलर्स के पास है। तो इसकी वजह से दे वर वर्किंग ऑन वेरी हेवी वर्किंग कैपिटल साइकिल। बट यहाँ पे रिसेंटली चेंज हुआ है कि कंपनी हैज़ स्टार्टेड
वर्किंग ऑन द एडवांस्ड गोल्ड मॉडल की गोल्ड ही ज्वेलरी रिटेलर्स से पर लेने का एंड उस पर सिर्फ यू जस्ट डू द डिजाइनिंग एंड गिव बैक टू देम। तो उससे क्या होता है कि वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो शॉर्टन हो गया, उनके जो कैश फ्लोज भी है वो काफ़ी इंप्रूव हुए अगर आप देखेंगे FY26 में। एंड ओवरऑल गाइडेंस देके आगे जाते हुए तो 30-35% ग्रोथ की बात कर रहे हैं। एंड मेन बात है कि कैश फ्लो पॉजिटिव होने की बात करें। इसकी वजह से अगर हमने पिछले 6 महीने में देखे तो स्टॉक काफ़ी रीरेट हो गया है अच्छे से। एंड मे बी एक क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क का भी यहाँ पे हो सकता है ऑन द रिस्क पार्ट। राइट वो भी एक हमने यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। राइट एंड बाकी अगर हम ओवरऑल इस सेगमेंट में दैट इज़ जो गोल्ड सुपर साइकिल का जो सेगमेंट है उसमें अगर हम NBFC स्पेसिफिक एंड बैंक स्पेसिफिक से बात करें तो उनके भी गाइडेंस अच्छे ही है। करेंटली मुथूट फाइनेंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो हमेशा 15% का ही गाइडेंस देते हैं, राइट। एंड ब्रांच एडिशन का भी उन्होंने बोला है। मुथूट फाइनेंस में ऑल्सो जो उनका माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट है तो वो रिकवर होने के एक्सपेक्टेशंस है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट कैप्री ग्लोबल एंड जो CSB बैंक है तो कैप्री ग्लोबल में बेसिकली MSME का भी फ्लेवर मिलता है। सो अगेन दैट इज़ वाई तो दोनों डबल इंजन उनके लिए प्ले आउट हो रहे हैं। MSME भी अंडर पेनिट्रेटेड है, जो स्वीट स्पॉट है ऑफ दैट स्पेसिफिक टिकट साइज़ का 5 से 10-15 लाख के बीच में, तो वहाँ पे उनको ज़्यादा टेलविंड्स मिल रही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट CSB बैंक अगर हम देखें तो CSB बैंक इज़ ऑल्सो गोल्ड हैवी लेंडर, तो उनको भी गोल्ड प्राइस के बढ़ने का बेनिफिट मिल रहा है करेंटली। अगेन एज ऑन डेट जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड करें तो गोल्ड इज़ करेंटली अंडर प्रेशर, बट अगर यहाँ पे आगे जाके गोल्ड अच्छा परफॉर्म करता है तो देन इनको और भी बेनिफिट मिल सकता है। बट अगेन रिस्क इज़ दैट कि अगर गोल्ड प्राइजेस गिरते हैं तो इनको अगेन थोड़ा हेडविंड्स फेस करने पड़ सकते हैं, तो ये हमने चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी चाहिए। देन आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट थीम है तो वो है F&O एंड डेरिवेटिव्स। तो उसमें 2 कंपनीज हैं, BSE एंड MCX। सो आई हैव निशित विथ मी। सो निशित, क्या है एग्जैक्टली BSE एंड MCX में क्या हो रहा है? BSE में अगर आप फाइनेंशियल 26 देखोगे तो 65% ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम इक्विटी डेरिवेटिव्स। तो मेन जो हाइपर ग्रोथ दिखी है BSE में वो इसी वजह से हुई है कि इक्विटी डेरिवेटिव्स का मार्केट जो NSE के पास था फुल्ली फाइनेंशियल 24 के पहले, तो दे आर टेकिंग दैट मार्केट शेयर नाउ, राइट। प्रीमियम मार्केट शेयर अगर हम देखें BSE का एज ऑन फाइनेंशियल 26 वो 28% पे पहुंच गया है। तो वो मार्केट शेयर NSE से ले रहे हैं ना, उसकी वजह से दे आर सीइंग दिस काइंड ऑफ ग्रोथ इन इक्विटी डेरिवेटिव्स। तो जो व्हाट दे आर वर्किंग ऑन इज फर्स्टली टेकिंग मार्केट शेयर फ्रॉम NSE, सेकंड इज जो स्ट्रक्चरल अंडर पेनिट्रेशन है हमारा इक्विटी डेरिवेटिव्स में, व्हेन यू कंपेयर दैट टू द USAs एंड द चाइनाज, राइट। तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चरल अंडर पेनिट्रेशन भी है, तो वहाँ से भी BSE को डिमांड दिखेगी। जो हेडविंड्स है यहाँ पे वो है कि हाईली साइक्लिकल बिजनेस है, राइट, क्योंकि डेरिवेटिव्स एज अ बिजनेस जब वो डेरिवेटिव्स का बिजनेस तभी इन्वाइट होता है जब मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहे, और लास्ट ईयर बहुत वॉलेटाइल मार्केट रहा है, राइट। तो वॉलेटिलिटी की वजह से जो F&O वॉल्यूम्स है वो बहुत बढ़ गई है, राइट। तो वो साइक्लिकलिटी हमको दिखेगी। आप वी कांट प्रिडिक्ट क्वार्टर टू क्वार्टर की क्या रेवेन्यू ग्रोथ्स रहेगी, तो दैट इज गोइंग टू बी देयर, द साइक्लिकलिटी इज गोइंग टू बी देयर। और सेबी का जो रेगुलेटरी ओवरहैंग है वो भी रहेगा ही, राइट, क्योंकि डेरिवेटिव्स ऐसा बिजनेस है कि किसी किसी को पटता नहीं है, राइट, क्योंकि वो थोड़ा बेटिंग साइड चले जाता है, राइट। तो दैट इज वाई। और MCX इज अ सिमिलर स्टोरी, राइट। MCX इज जस्ट फॉर कमोडिटीज। तो गोल्ड और सिल्वर का क्योंकि प्राइस इतना वॉलेटाइल रहा है, तो अगेन वॉल्यूम्स हैव बीन इनक्रेडिबल इन MCX। बट MCX की बात क्या, उसका मार्केट शेयर फुल्ली है, नियर मोनोपोली है MCX के पास। बट हेडविंड अगेन वुड बी कि अगर दूसरे लोग एंटर करते हैं, जैसे BSE के पास ऑलरेडी है लाइसेंस टू ट्रेड टू गिव डेरिवेटिव्स, तो वो एंटर करते हैं तो दैट इज अ रिस्क। द गुड थिंग इज फॉर MCX कि ट्रेडर्स वहां पे जाते हैं जहां लिक्विडिटी होती है, तो लिक्विडिटी इज विद MCX राइट नाउ, तो दैट इज देयर मोट। बट हेडविंड विल बी कि इफ समबडी एल्स एंटर्स देयर मार्केट तो F&O वॉल्यूम्स कैन शिफ्ट टू द अदर एक्सचेंज, राइट। राइट, जस्ट टू ऐड टू व्हाट ही सेड, तो अगर हम MCX के वैल्यूएशंस वगैरह देखेंगे तो उसमें हर किसी ने याद रखना चाहिए कि जो Q4 FY26 रहा MCX के लिए, दैट वाज लाइक एन अनप्रेसिडेंटेड वोलेटिलिटी रही है वहाँ पे। लाइक गोल्ड वाज मूविंग 10% अप डाउन इन अ मंथ, उसकी वजह से उसके जो रेवेन्यूज है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेक्टेड लग सकते। तो इफ़ यू लाइक लुक इनटू Q1 राइट नाउ, तो नॉर्मलाइज्ड जो एनुअल डेली टर्नओवर्स है वो नॉर्मलाइज लग रहे। तो वैल्यूएशंस में वो चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि Q4 को एज अ नॉट वन ऑफ बट इन्फ्लेटेड रेवेन्यू पकड़ के ही वैल्यूएशंस करने चाहिए उसके, क्योंकि आगे अगर वो टाइप के वापस रेवेन्यूज नहीं आ सकते ऐसा लगता है। हाँ, क्योंकि उसमें ऑपरेटिंग लेवरेज, ये बिजनेस में ऑपरेटिंग लेवरेज इज इनक्रेडिबल। तो अगर रेवेन्यू कभी 2x से बढ़ती है तो पैट कैन गो ओवर 4x, तो नॉर्मलाइजेशन भी उतना अखर सकता है उनको। सो दिस वाज अबाउट द F&O थीम।
देन हम नेक्स्ट थीम की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ न्यू एज इंटरनेट। तो उसमें कंपनीज है इटर्नल, देन नाइका, पीबी फिनटेक एंड जैगल, राइट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम यहाँ पे आए हैं। तो इटर्नल की अगर हम बात करें तो थोड़ा पहले लाइक देवर ग्रोइंग, इनका जो क्यूसी बिजनेस था तो देवर ग्रोइंग नियरली लाइक 100% और के रेट से, बट ना उन्होंने गाइडेंस ही दे दिया कि उनका जो एनओवी है तो वो 60% के अगर प्लस रह सकता है फॉर नेक्स्ट 3 years, राइट। तो यहाँ पे रिस्क तो एक ये है ही जेप्टो का, अभी तो ये जेप्टो का आईपीओ तो आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर कुछ मैं डेटा पॉइंट्स रखूँगा कि जो फर्स्ट $10 billion ऑफ एनओवी जो इटर्नल ने किया है उसके लिए उनको ऑलमोस्ट 18 years लग गए, बट जो नेक्स्ट 10 billion आने वाला है वो लेस देन 2 years में आने वाला है। तो इट इज़ लाइक कि कंपाउंडिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छा होने वाला है। उन्होंने अच्छी गाइडेंस भी प्रोवाइड की हुई है और स्टेडी स्टेट मार्जिन्स भी 5 to 6% के लिए गाइड किया है। तो लाइक आई थिंक कर्नल के वैल्यूएशंस दे डोंट फील दैट जस्टिफाई वगैरह है, तो एक एक्सरसाइज कोई कर सकता है कि प्रोबेबली 3-4 years डाउन द लाइन क्या एनओवी रह सकता है, उसके हिसाब से क्या एबिटा मार्जिन है, फिर एक प्रॉपर जस्टिफाइबल ईवी टू एबिटा दे के प्रोबेबली अपसाइड कैलकुलेट करके देख सकता है फॉर दैट पार्ट, राइट। एंड रिस्क साइड से तो ये कि अभी कंपटीशन का एक हो सके, क्योंकि वो दिख भी रहा है कि पहले ये 100% से कर रहे थे, नाउ मैनेजमेंट इटसेल्फ इज सेइंग कि 60% एंड ऑट दे विल बी डूइंग, राइट। बट वन थिंग आई लाइक इज प्राइसिंग पावर कहीं ना कहीं है। आई थिंक रिसेंटली प्लेटफॉर्म फी भी उन्होंने बढ़ाई थी। दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट बिजनेस टू रन एंड दे आर वेरी एफिशिएंट विद व्हाट दे डू। करेक्ट। देन नाइका के बारे में बात करते हैं। तो नाइका ने यश रिसेंटली अपना गाइडेंस भी दिया है, राइट। तो मैं एक ब्रीफ हिस्ट्री बता देता हूँ नाइका की। तो इट इज़ एन ओमनी चैनल ब्यूटी एंड फैशन प्लेटफॉर्म है, तो ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों जगह प्रेजेंस है उनका। तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखेंगे तो ब्यूटी सेगमेंट हैज़ डन क्वाइट वेल फॉर देम, 25% प्लस ग्रोथ आ रही है, बट फैशन थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था। बट जब से उन्होंने H&M, नाइकी ये ब्रांड को ऑनबोर्ड किया है तो फैशन का सॉर्ट ऑफ एक रिवाइवल हुआ है और फॉर द फर्स्ट टाइम Q4 FY26 में पॉजिटिव एबिटा पोस्ट किया है। अभी उनके अगर आगे के गाइडेंस की थोड़ी सी हम बात करें तो रिसेंटली उनका इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस डे हुआ था, तो उसमें उन्होंने FY30 के लिए गाइडेंस दी है कि 25-30% ग्रोथ जो कि वो कर रहे हैं अभी, वो सस्टेन करेंगे अगले 3-4 सालों तक तो भी एटलीस्ट। एंड मेन बात है कि एबिटा मार्जिन्स के बारे में कि राइट नाउ दे आर डूइंग 7.5% एबिटा मार्जिन्स, तो मिड टीन्स तक की बातें कर रहे हैं वो। ऑब्वियसली यहाँ पे मेन रिस्क इज वैल्यूएशंस की 8 to 9 times प्राइस टू सेल्स पे है, 100+ times EV टू एबिटा पे। तो इफ वहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हो जाती है मार्जिन्स में, मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी कम है, राइट। बट ब्यूटी एक स्ट्रक्चरली थोड़ा अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है, राइट। इंडिया में अपन इसकी वजह से एक्चुअली उनको इतने हाई वैल्यूएशंस मिल रहे हैं। They are very good. They're very good at beauty, right? I think fashion में they are doing good. They are doing now, quite good recently, which was right. lagging earlier. Which Beauty was में तो भी lagging, competition is there. एंड मतलब फैशन में ना उन्होंने स्केल करा है, लाइक दे नेगेटिव 10% पे थे जहाँ पे मैंने देखा था मार्जिन्स, नाउ दे आर गनिंग फॉर +10%, राइट। दैट इज व्हाट दे एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑप्शनलिटी अभी GCC की भी बोली जा रही है, सो दैट कैन आल्सो बी अ गुड प्ले गोइंग अहेड। देन पीबी फिनटेक के बारे में बात करते हैं। सो पीबी फिनटेक अगेन आई थिंक पैसा बाजार तो अभी एबिटा पॉजिटिव हो ही चुका है, राइट। देन अंडर पेनिट्रेशन तो अभी दिख ही रहा है, प्लस AI अगर AI तो अभी है, देन उसका भी उनको एफिशिएंसी कहीं ना कहीं उनको प्ले आउट होगी। सो अपार्ट फ्रॉम दिस उन्होंने क्या बोला है, व्हाट इज देयर लॉन्ग टर्म? अगर कुछ मतलब मैं इंडस्ट्री के बारे में बोलूँ तो ऑब्वियसली पीबी फिनटेक के पास टेलविंड्स तो है कि इंडस्ट्री जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है इंडिया में वो कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़ काफ़ी कम है। उसके अलावा जो इंश्योरेंस का एक शिफ्ट हो रहा है डिजिटल की तरफ, लाइक पीबी फिनटेक हैज़ 93% मार्केट शेयर इन ऑनलाइन इंश्योरेंस, तो सॉर्ट ऑफ एक मोनोपोली टाइप है। तो हेडविंड से मोनोपोली है एंड ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रही है। आगे जाते हुए उनका कहना है कि 30% ग्रोथ करेंगे वो लोग, लाइक अभी 30,000 करोड़ का प्रीमियम एनुअली होता है, तो देन सेइंग इन द नेक्स्ट 4 years प्रोबेबली 1 लाख करोड़ कर सकते हैं, और उस पर 3% का पैट मार्जिन्स की वो बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पे एक मेन रिस्क यही आता है कि एक रेगुलेटरी ओवरहैंग यहाँ पे बन गया है कि IRDA का कमीशन कैप, जो सबका बीमा बिल पास हुआ है 2025 दिसंबर में, तो उसमें जो पावर मिली है IRDA को कि वो लोग जो टेक रेट्स यानी कि जो कमीशन वो कमाते हैं उस पर कैप ला सकते हैं। तो करंटली 17-18% टाइप ऑफ टेक रेट है उनका, तो अगर वहाँ पे कुछ लाइक लोअर हो जाते हैं वो, तो प्रॉफिटेबिलिटी कुड बी हैम्पर्ड इन दैट वे, विच इज वाई स्टॉक हैज एक्चुअली वहाँ से दिसंबर से काफ़ी करेक्ट भी हो चुका है स्टॉक।
BB Fintech. Right. देन जैगल के बारे में बात करते हैं. सो श्रुति, व्हाट अबाउट जैगल? जैगल में क्या हो रहा है? आई थिंक पहले थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड देती हूँ कि जैगल है क्या. तो जैगल हेल्प्स इन B2 बिजनेसेस को स्पेंड मैनेजमेंट में वो मोस्टली हेल्प करता है. इनके कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो पेरोल मैनेजमेंट या फिर वेंडर को पेमेंट करना है या फिर काफ़ी ज़्यादा अभी बेनिफिट्स भी मिलते हैं, कॉर्पोरेट कार्ड्स वगैरह एम्प्लॉयज़ को देते हैं. तो ये सब मैनेजमेंट में इनका यहाँ पे हेल्प करते हैं इनके प्लेटफॉर्म्स. तो अगर कंपनी की मैं स्पेसिफिकली बात करूँ और गाइडेंस इनके CEO बार बार आके देते हैं, काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में भी देखा होगा, तो ये 40% रेवेन्यू ग्रोथ हर बार बोलते हैं. बट जैगल इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल जिसमें बाकी फैक्टर्स भी देखना चाहिए. जैसे अगर इनका ग्रॉस मार्जिन है वो यहाँ पे कम होते हुए दिख रहा है. मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे एक इंसेंटिव और कैश डिस्काउंट का एक पार्ट है जो इनके प्रॉफिट एंड लॉस में दिखता है नेट एक्सपेंसेस के यहाँ पे. तो वो भी 40% से यहाँ पे इंक्रीज हुआ है इन FY26. तो दैट इज़ द वन की हाईलाइटर कि ये दिखा रहा है कि कंपनी खुद से डिस्काउंट्स दे रही है टू ग्रो देयर स्पेंड, टू ग्रो देयर रेवेन्यू. और प्लस मैं कैश फ्लो की भी बात करूँ तो ऑपरेटिंग लेवल पे भी इनका कैश फ्लो FY26 में निगेटिव था. तो आई थिंक मार्केट को यही पसंद नहीं आ रहा है कि खुद से ये थोड़ा सा पुश दे रहे हैं टू इंक्रीज देयर रेवेन्यू, विच इज़ अ काइंड ऑफ नॉट अ मोट फॉर दिस कंपनी. वैल्यूएशंस में तो दिख रहा है कि 50-60% स्टॉक इसकी वजह से करेक्ट हुआ है. हालांकि अगेन गाइडेंस इन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिया FY27 का, 40% ग्रोथ अगेन बोला है. मार्जिन भी आई थिंक दे सेड 14 to 15% एट EBITDA लेवल होंगे. बट लेट्स सी कि मोट कैसे ये और क्रिएट करती है एंड कैश फ्लोज मेनली अगर इनके पॉजिटिव आते हैं या नहीं वो. सो दीज आर लाइक द ट्रैकिंग पॉइंट्स. या ट्रैकिंग पॉइंट्स. अगर हम मतलब अबाउट जैगल तो थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स भी देखे तो पिछले 5-6 क्वार्टर्स में FISDI उसने मैसिवली स्टेक कट किया है, जो कि एक सिग्नल भी हो जाता है कि मार्केट का कॉन्फिडेंस इनके बिजनेस में काफी कम हो चुका है. ऑल्दो प्रमोटर ने बाइंग किया है, स्टिल दैट इज द की लाइनर. देन नेक्स्ट अपनी जो थीम है उसकी तरफ बढ़ते हैं. तो वो है इंडिया का कैपेक्स साइकिल. तो उसमें कुछ कंपनीज आ रही है, नेटवेब है, केन्स है, डायमंड पावर है, KPI ग्रीन एंड GRSC दैट इज गार्डन रीच. तो पहले नेटवेब के बारे में बात करते हैं. सुश्रुति, व्हाट अबाउट नेटवेब? नेटवेब में क्या हो रहा है? नेटवेब का तो नाम मुझे लगता है काफ़ी सुना होगा. 3,000 से 5,000 के अराउंड स्टॉक प्राइस पहुंच चुका है ऑलरेडी. तो मेनली जस्ट एक वन लाइनर इसका ये है कि AI के लिए जो क्लस्टर्स बनाने पड़ते हैं, HPC क्लस्टर्स जो बोलते हैं, तो वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है क्योंकि पहले ये सुपर कंप्यूटर्स बनाता था. तो सुपर कंप्यूटर यूज़ होता है इन केस ऑफ वेदर फोरकास्ट वगैरह, काफ़ी फास्ट प्रोसेसिंग करता है. तो इसलिए इनके पास ये मोट है ऐसा बोल सकता है. एंड NVIDIA के चिप्स इसमें ये यूज़ कर रहे हैं, इसलिए आपने काफ़ी बार सुना होगा कि NVIDIA की तरफ से इनको ऑर्डर्स मिली या फिर और बाकी भी कोई डिमांड डोमेस्टिक लेवल पे आई है. ऑल्दो हाइपर स्केलर्स की तरफ से अभी तक इनको कुछ एज सच बड़ी ऑर्डर नहीं मिली है. तो दिस इज़ अ वन की थिंग टू वॉच. अगर वो मिली तो आई कांट प्रेडिक्ट कि स्टॉक प्राइस पे आगे क्या होगा. मतलब फंडामेंटली भी अगर हम ये बात करें तो मतलब दिस इज अगेन अ नेचुरल बेनिफिशियरी जो मेक इन इंडिया AI मिशन जो है, तो उसका भी एक बेनिफिशियरी है. बट अगेन ऑन द रिस्क साइड अगर हम बात करें तो अगर चिप्स की प्राइसेस बढ़ती है या जो GPUs है, तो अगर इन्फ्लेशन आता है तो इनको भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट वहाँ पे हो सकता है. देन केन्स के बारे में बात करते हैं. केन्स राइट, केन्स आई थिंक हमने काफ़ी सारी वीडियोस में एक्चुअली बात कर ली है. बट जस्ट एक थोड़ा सा समरी दे देते कि ग्रोथ भले ही 20-25% रही है, बट इन्वेस्टर्स की जो एक्सपेक्टेशन और मैनेजमेंट की गाइडेंस थी वो थोड़ी सी ज़्यादा थी. और उसके अलावा कैश फ्लोज रिलेटिंग भी इश्यूज रहे उनके स्मार्ट मीटर बिजनेस में. उसकी वजह से स्टॉक एक्चुअली काफ़ी करेक्ट भी हुआ है. बट आई थिंक नेगेटिव्स की काफ़ी बात हो चुकी है केन्स के. थोड़ा सा आगे देखते हैं कि आगे क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए केन्स से. तो एक तो उन्होंने वापस बोला है कि उनका कैश फ्लो पॉजिटिव होगा FY27 में, जो कि बहुत क्लोजली मॉनिटर करना ज़रूरी है. सेकेंड इज़ कि उनका जो OSAT प्लांट है, जो सेमीकंडक्टर, जो सानंद में उन्होंने अभी रिसेंटली Q4 FY27 में उसका इनॉग्रेशन किया है. एंड एक्सपेक्टेड है कि FY27 एंड से प्रोबेबली वो कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेगा. एंड सेम इज़ द केस विद जो उनका PCB का प्लांट है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का, विच इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड कि FY27 से स्टार्ट होकर FY28 में दोनों रैंप अप होंगे. सो अगर उसमें कुछ डिले नहीं होता है एंड वहाँ से अच्छा कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू का आता है, तो जहाँ पे मार्जिन्स भी टेक्निकली हायर है, तो स्टॉक आई थिंक रीरेट हो सकता है. क्योंकि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस आई थिंक काफ़ी हिल गया है ये स्टॉक में. बट दिस कुड बी लाइक सम ऑफ द पॉजिटिव्स जो इन्वेस्टर्स ने देखने चाहिए. देन नेक्स्ट इज अबाउट डायमंड पावर एंड KPI ग्रीन. तो इसमें थोड़े रेड फ्लैग्स भी है. पहले रेड फ्लैग्स बता देता हूँ. सो डायमंड पावर में एक्चुअली बुक वैल्यू ही नेगेटिव है. तो लाइक
उस लिस्ट में ये स्टॉक्स आए थे तो वी आर जस्ट डिस्कसिंग देम. ऐसा नहीं है कि वी आर लाइक एक्चुअली ट्रैकिंग दीज कंपनीज, स्पेशली डायमंड पावर एंड केपीआई ग्रीन, बिकॉज ऑफ दीज सम रेड फ्लैग्स वी हैव, मतलब ये थोड़ा कवरेज से बाहर है. बट रिस्क की बात अगर हम यहाँ पे करें तो निगेटिव साइड पे अगर इनका बुक वैल्यू निगेटिव है फॉर डायमंड पावर, दो मतलब एक जेन्युइन टर्न अराउंड स्टोरी यहाँ पे लग रही है. बट बाकी चीज़ें भी हमने यहाँ पे देखनी चाहिए, थोड़ा क्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन हो या वैल्यूएशंस भी हो, राइट. सो स्टिल देयर सीम्स टू बी सम रेड फ्लैग्स जो हमने यहाँ पे कंसिडर करने चाहिए. केपीआई ग्रीन में भी प्रोमोटर प्लेजिंग बहुत ज़्यादा है, 45% तक का यहाँ पे प्रोमोटर प्लेजिंग दिख रहा है एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस भी बहुत ज़्यादा है. सो अपार्ट फ्रॉम दैट बट ग्रोथ तो अच्छी इनकी लग रही है, गाइडेंस भी उन्होंने अच्छा दिया है. स्पेशली अगर हम डायमंड पावर की बात करें तो कैपेसिटी एक्सपेंशन के प्लान्स इनके हैं करंटली 60% यूटिलाइजेशन, स्टिल देयर इज़ रूम फॉर देम टू ग्रो यहाँ से. एंड दे आर ऑल्सो सिक्योरिंग ऑर्डर्स फ्रॉम द T&D स्पेस, स्पेशली तो कंडक्टर्स केबल्स वगैरह से के स्पेस में ये काम करते हैं, तो इनको वहाँ से नई मैनेजमेंट भी आई है इनकी, हाँ नई insolvency के बाद. राइट. तो वहाँ से इनको ऑर्डर्स करेंटली आ रहे हैं. बट अगेन रिसर्च, प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही अपने ये कंपनीज़ को देखना चाहिए. देन बाकी केपीआई ग्रीन के बारे में भी अगर हम यहाँ पे बात करें तो दे हैव ऑल्सो गिवन अ गुड गाइडेंस, 40 to 50% ग्रोथ का इन्होंने बोला है आगे FY27 के लिए. बट अगेन प्रोमोटर प्लेज एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कहीं ना कहीं थोड़ा वो रेड फ्लैग यहाँ पे दिखाते हैं. देन गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के अगर हम यहाँ पे बात करें, सो इसमें क्या है, क्या हो रहा है इस बिजनेस में? मेनली तो यहाँ पे भी मेक इन इंडिया वाला ही कॉन्सेप्ट आ रहा है, राइट. क्योंकि हाँ. अगेन शिप्स आर समथिंग डिफेंस रिलेटेड बिल्डिंग जो भी होती है वो यूजुअली दे वांट टू मेक इट इन इंडिया, राइट. और गार्डन रीच उसी से बेनिफिट ले रहा है मोस्टली. और बट यहाँ पे प्रॉब्लम, द ओनली प्रॉब्लम हियर इज कि जो उनकी ऑर्डर बुक रहती है ना, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्चुअली कन्वर्ट टू रेवेन्यूज, क्योंकि शिप्स बनाने में बहुत टाइम लगता है. तो दैट इज द ओनली वॉच पॉइंट हियर. बट इनकी ऑर्डर बुक इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग एज ऑफ नाउ. 15,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है. करेक्ट. एंड नेक्स्ट एक पॉइंट मैंने ये भी पढ़ा था कि नेक्स्ट जनरेशन कोविड जो NGC कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें लाइक दिस इज ब्रॉडर अम्ब्रेला फॉर इंडियन नेवी के वहाँ से वो कॉन्ट्रैक्ट देंगे. दैट इज अ ह्यूज पॉजिटिव. तो 33,000 का वो साइन हो सकता है. करेक्ट. दैट इज अ वेरी बिग रेवेन्यू डील. हाँ, बट अगेन वही बात है कि वो जो अगर ऑर्डर बुक पे आ जाए, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एक्चुअली कन्वर्ट टू रेवेन्यू, कितना टाइम लगेगा उनको एक्चुअली शिप्स बिल्ड करने में और रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने में. तो दैट इज अ वॉच पॉइंट. एंड एक ये भी रिस्क थी उसमें कि फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनके, तो अगर अगेन कमोडिटी इन्फ्लेशन आता है तो देन वो भी मार्जिन से यहाँ पे हिट हो सकते हैं. देन नेक्स्ट जो थीम है उस पर जाते हैं रिटेल क्रेडिट के बारे में. तो उसमें है पूनावाला फिनकॉर्प, इंडिया शेल्टर एंड SBFC फाइनेंस. तो पूनावाला की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आफ्टर न्यू मैनेजमेंट जो HDFC से नई मैनेजमेंट आई थी, स्पेशली मिस्टर अरविंद कपिल जी, तो उनके आने के बाद एक अगेन क्लीन अप हुआ सारे बुक्स का. देन प्रोविजंस वगैरह जो राइट ऑफ वगैरह जो होना था वो अभी हो चुका है. एंड आगे मैनेजमेंट अभी काफ़ी बुलिश है. दे हैव ऑल्सो एडेड न्यू सेगमेंट्स, गोल्ड लोन्स वगैरह भी उन्होंने ऐड करे हैं, बिजनेस लोन्स वगैरह, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स वगैरह उन्होंने ऐड करे हैं. सो नाउ दे आर स्केलिंग अप दिस सेगमेंट एंड उनका गाइडेंस भी हुई कि 35-40% ग्रोथ दे वॉन्ट टू डू कंसिस्टेंटली यहाँ पे. देन अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया शेल्टर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इंडिया शेल्टर में अगेन इट्स अ टिपिकल अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी. यहाँ पे इनका प्रेजेंस अक्रॉस द बोर्ड है, लाइक 30% और इनका भी गाइडेंस है कि 30,000 करोड़ तक का रेवेन्यू EOM इनको करना है बाय FY30. एंड यहाँ पे डबल इंजन से ग्रोथ आ रही है. करेंटली एक्सपेंशन तो हो रहा है, ब्रांच एक्सपेंशन, बट जो पुराने ब्रांचेस है तो वो भी रैंप अप हो रहे हैं, राइट. तो वहाँ से इनको ग्रोथ आ रही है. देन SBFC फाइनेंस इज टिपिकली यू कैन से 5-star जैसी कंपनी, MSME में पूरे लेंडिंग करती है. स्वीट स्पॉट ऑफ टिकट्स है जहाँ पे 5 to 10-15 लाख के केस में दे कंसिस्टेंट वहाँ पे वो लेंडिंग करते हैं फॉर बिजनेसेस. एंड वी नो कि दिस MSME सेगमेंट इज स्टिल वेरी अंडरसर्व्ड टू एन एक्सटेंट. तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है फॉर ऑल दी MSME प्लेयर्स. इवन जो बैंक्स है तो वो भी अभी MSME में जा रहे हैं, राइट. एंड गाइडेंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो SBFC टिपिकली यही कहता है कि वी विल कंसिस्टेंटली कीप ऑन ग्रोइंग 5 to 7% एवरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर. सो अच्छी ग्रोथ है यहाँ पे. कॉस्ट टू इनकम रेशियो अगर इम्प्रूव एफिशिएंसीज वहाँ पे आती है तो वहाँ से भी इनको टेलविंड्स दिख रहे हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली करेंटली बैंकिंग सेक्टर में तो वैल्यूएशंस ठीक लग ही रहे हैं. देन जो नेक्स्ट स्पेस है हमारा तो वो है कंज्यूमर एंड हेल्थ केयर, राइट. तो वहाँ पे कुछ कंपनीज है, V2 रिटेल, यथार्थ हॉस्पिटल, जोटा हेल्थ केयर एंड एस्ट्राजेनेका. तो V2 रिटेल के बारे में क्या हो रहा है V2 रिटेल में? तो जैसे सबको पता ही होगा V2 रिटेल एक वैल्यू फैशन ब्रांड है, मोस्टली Tier 2, 3, 4 सिटीज़ में है.
तो उनका एक टर्न अराउंड सॉर्ट ऑफ हुआ है 21-22 के बाद में। तो उसके लाइक रिटेल बिजनेस को उन्होंने क्रैक कर लिया है, लाइक राइट लोकेशंस, राइट असॉर्टमेंट से वगैरह, अपनी कस्टमर कोहोर्ट जान लिया है उन्होंने एक बार। तो एक बार वो हो गया, उन्होंने क्रैक कर लिया रिटेल कोड, तो अभी दे आर लाइक इन एन एक्सपांशन मोड। तो अगर पिछले 2 साल में देखें तो 60% प्लस ग्रोथ आई है, मार्जिन्स भी ऑलमोस्ट प्री एबिटा बेसिस पे 7 to 8% आ गए, विच आर लाइक क्वाइट गुड। तो एक्सपांशन काफ़ी एग्रेसिवली चल रहा है, करंटली 330 ब्रांचेस के अराउंड है, 170 to 200 ब्रांचेस ऐड करने की बात भी कर रहे हैं, एंड 50% प्लस रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस है अगले 2 सालों के लिए, जो अचीवेबल भी लगता है। एंड मार्जिन्स भी एक्सपांड हो सकते हैं जैसे जैसे ये स्केल अप होते जाएगा, राइट। तो बट यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि जो SSSG है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, तो वो थोड़ा सा मॉडरेट हो गया है अभी, लाइक 7-8% टाइप्स आ गया है। तो एक बार जैसे ही उनके स्टोर्स लाइक 1000 के अराउंड पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जूडियो भी जाके लाइक ग्रोथ स्लो हो गई थी वहाँ पे, क्योंकि बेस काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो सेम थिंग कुड हैपन इन V2 रिटेल ऑल्सो, कि बेस बड़ा हो जाए, उसके साथ अगर SSSG और गिरना चालू हो जाता है तो देन दैट कुड बी अ प्रॉब्लम फॉर देम, कि वहाँ पे फिर ग्रोथ स्लो हो गई तो वैल्यूएशन डी रेटिंग जैसा अपन ने जूडियो ट्रेंड में देखा था, सेम कुड प्ले आउट इन V2 रिटेल। बट नियर टर्म तो स्टोरी काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसमें ना उन्होंने एक्चुअली कैपिटल भी रेज करा है, QIP भी किया है, आई थिंक 400 odd crores का। मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन चाहिए इसको, सब अच्छा होना चाहिए, तब जाके यू विल बी मेकिंग मनी इनटू दिस। बट दिस इज अ गुड स्टोरी एक्चुअली इंटैक्ट, कि जूडियो का हमने स्केल अप देखा है, एंड इसमें भी अगर सिमिलर स्केल अप होता है, रिटर्न रेशियोज बढ़ते हैं, तो देन दे विल कीप ऑन जनरेटिंग कैश एंड दे कैन कंसिस्टेंटली कीप ऑन एडिंग द स्टोर्स। देन यथार्थ हॉस्पिटल एक कंपनी है, तो इसमें क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन यथार्थ हॉस्पिटल? यथार्थ सबको पता ही होगा कि एक हॉस्पिटल सेक्टर में काम करता है। तो पोस्ट कोविड एक स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है हॉस्पिटल सेक्टर्स में, लाइक इंडिया काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड है पर 1000 बेड कैपेसिटी पे। तो एक स्ट्रक्चरल रनवे तो दिखता है कि हॉस्पिटल सेक्टर को अच्छा करना चाहिए। उसके अलावा यथार्थ स्पेसिफिक की बात करें तो ऑलमोस्ट 2500 बेड्स है उनके FY26 में, और 1000 बेड्स उन्होंने अकेले FY26 में ऐड किए हैं। तो एक्सपांशन काफ़ी रैपिड रहा है, 5000 बेड तक, एंड 5000 बेड्स तक की बात भी की है उन्होंने अगले 3-4 सालों में। तो एक्सपांशन प्लान्स आर गुड, बट एबिटा मार्जिन्स उसकी वजह से थोड़े से हिट हुए FY26 में। एक्सपेक्टेड है कि अगले 1-2 सालों तक जब तक रैंप अप चलता रहेगा तो तब तक एबिटा मार्जिन्स थोड़े से सबड्यूड रह सकते हैं। तो बट अदरवाइज ग्रोथ स्टोरी काफ़ी अच्छी लग रही है वहाँ पे। ओनली थिंग इज कि अगर एक डाउन टर्न आ जाता है कंप्लीट हॉस्पिटल सेक्टर में, तो केपेक्स हेवी है, तो ऑपरेटिंग डिलीवरेज भी प्ले हो सकता है। करंटली लग नहीं रहा है ऐसा होगा, बट इट्स अ पॉसिबिलिटी, रिस्क है वहाँ पे। एग्रेसिव एक्सपेंशन तो वहाँ पे दिख रहा है। देन जोटा हेल्थ केयर के बारे में अगर हम बात करें, तो जोटा हेल्थ केयर ने एक्वायर करा था दवा इंडिया को, लाइक डिस्काउंटेड फार्मेसी चेन, आप इसको केमिस्ट बोल सकते हो वैसे। तो दे ऑपरेट दीज चेन्स अक्रॉस द बोर्ड, राइट। तो इनका भी गाइडेंस है कि करेंटली इनके 997 ऐसे स्टोर्स है, FY26 के एंड में उनको 5000 लेके जाने। ग्रोथ हैज़ बिन फिनोमिनल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। बट यहाँ पे लॉस इंक्रीज हुआ है इनका FY26 में, अगर हम स्पेशली देखें एज कम्पेयर टू FY25, डिस्पाइट रेवेन्यू ग्रोथ। यहाँ पे मार्जिन्स, रिस्क है कि मार्जिन्स बहुत कम है, बिकॉज दिस इज टिपिकल रिटेल फार्मेसी बिजनेस है। तो इस वजह से यहाँ पे एक रिस्क वो हो सकते कि कुछ भी अगर रेवेन्यू में गड़बड़ हुई तो मार्जिन्स आर लाइक गॉन। तो वो एक रिस्क यहाँ पे है। देन एस्ट्राजेनेका फार्मा के बारे में बात करते हैं, तो एस्ट्राजेनेका में क्या हो रहा है? एस्ट्राजेनेका इज सिंपली, मतलब एक पेरेंट है एस्ट्राजेनेका, राइट, दैट इज एन इनोवेटर कंपनी। करेक्ट। इनका ग्लोबल फार्मा का दिस जैसे सब्सिडरी, इंडियन सब्सिडरी। तो अगर फॉर्मुलेशंस उनका पेरेंट कर रहा है, तो ये इंडिया में सिर्फ कमर्शलाइज करते हैं उसको, राइट। कमर्शलाइज करते हैं पेटेंट प्रोटेक्टेड मेडिसिन को, ऑन्कोलॉजी वगैरह अलग अलग उसमें, राइट। तो द थिंग हियर दैट इज लैकिंग इज कि इनके पास खुद की इंडिपेंडेंट R&D नहीं है, राइट। और दूसरी बात कि जब आप डिपेंडेंट रहते हो पेरेंट पे, तो वो ट्रांसफर प्राइसिंग का रिस्क आ जाता है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का रिस्क आ जाता है। फार्मा सेक्टर में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर इंडिपेंडेंट R&D, राइट, क्योंकि यहाँ पे अपन लंपी रेवेन्यूज बहुत देखते हैं। वी सी अ लॉट ऑफ लंपी रेवेन्यू बिजनेस इन फार्मा, सो फॉर यू हैव टू हैव योर
ओन R&D सो दैट आप ज़्यादा मॉलिक्यूल स्केल कर पाओ और आपकी रेवेन्यू ज़्यादा मॉलिक्यूल से बढ़ी रहे. Correct. बट वी कांट से दैट अबाउट एस्ट्राजेनेका बिकॉज उनका पेरेंट हैंडल करता है सब एंड या तो दैट इज बेसिकली इन इंडियन नाम जिसको बेनिफिट है ही अगर वहाँ पे कुछ लॉन्च होता है. करेक्ट राइट. सो दे जस्ट कमर्शियलाइज इट हियर. बट वैल्यूएशंस एक रिस्क है इसमें, बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस है. लाइक 100 का पीस लाइक टू मच फॉर एटलीस्ट काफी सारा हाँ, फार्मा जबकि कंपनीज में है अभी. हाँ, रिस्क तो यहाँ पे लग रहा है. सो दिस वाज इट. ये था एक ओवरऑल एनालिसिस जहाँ पे लास्ट 10 क्वार्टर्स में ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली मोर देन 20% का रेवेन्यू ग्रोथ करा है. ये थी वो कंपनीज हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है. तो अगर आपको जानना है कि हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में कौन सी कंपनीज हैं इसमें से, तो यू कैन यूज़ दिस कूपन कोड रेड, दैट इज़ RAD, एंड जहाँ पे आपको 60% तक का यहाँ पे डिस्काउंट मिल सकता है. एंड ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं, दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली. सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. ऐसे और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल बने और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच.